नमस्कार, मेरा नाम है खुशहाल। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि राज्यों का एकमात्र हित शक्ति प्राप्त करना होता है और शक्ति प्राप्त करने हेतु राज्य निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। चीन ताइवान विवाद को देखें तो यह सिद्धांत मूर्त नजर आता है। जिस तरह से अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के प्रत्युत्तर में चीन ने ताइवान की सीमा के पास बड़ा युद्धाभ्यास किया, इससे दोनों देशों के बीच शक्ति प्रदर्शन एवं श्रेष्ठता साबित करने की मंशा नजर आती है। नैन्सी पेलोसी इस यात्रा से उभरे विवाद को भारत किस प्रकार से अपनी एशियाई राजनीति में भुना सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब अगर भारत ताइवान संबंध की बात करें तो यह बहुत पुराना नहीं है। सांस्कृतिक रूप से यह एक दूसरे के बहुत करीब नहीं है, परंतु पिछले एक दशक में जिस तरह से भारत ताइवान के संबंध उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, ये साबित होता है कि भारत ताइवान के साथ संबंधों को लेकर संजीदा है। अब समय आ गया है कि भारत अपने वन चाइना पॉलिसी को समर्थन करने वाली नीति को पुनर्परिभाषित करे। नई दिल्ली को यह एहसास हो चुका है कि रेड ड्रैगन अपने शातिर रवैये से बाज नहीं आएगा, इसलिए चीन को इस भाषा में जवाब देना जरूरी हो गया है। बीते कुछ समय से ऐसा होता भी दिख रहा है। इस संबंध में मई 2020 में आयोजित ताइवान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने वर्चुअली भाग भी लिया। उसके तत्काल बाद चीन के साथ गलवान घाटी में सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद पूर्व ताइवानी राष्ट्रपति शी तेंग हुई के श्रद्धांजलि समारोह में उन्हें श्रीमान लोकतंत्र कहकर संबोधित किया। निश्चित तौर पर यह चीन के साथ उपजे तात्कालिक गलवान घाटी संघर्ष के प्रत्युत्तर में था। यह हम सभी जानते हैं कि चीन दोहरी राजनीति करता रहा है, जहां पर वह एक चीन नीति के द्वारा ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को स्वतंत्र होने का समर्थन करता है। ऐसे में वर्तमान चीन ताइवान विवाद के नजरिए से भारत के पास ये मौका बनता है कि चीन की इस दोहरी राजनीति को विश्व पटल पर और भी पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करे और चीन पर यह दबाव बनाए कि या तो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन बंद करे या ताइवान को एक अलग राज्य की मान्यता दे। स्वाभाविक है, ताइवान को चीन किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देगा। ऐसे में भारत के पास चीन पर दबाव डालने का बेहतरीन अवसर होगा कि चीन कश्मीर पर पाकिस्तान और आतंकवादी क्रियाकलापों का समर्थन करना बंद करे और भारत की अखंडता का सम्मान करे। चूंकि भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती है और राज्यों के स्वतंत्र रीति नीति का समर्थन करता है, ऐसे में सवाल उठता है कि वर्तमान चीन ताइवान विवाद में भारत का क्या नजरिया है। इस सिलसिले में बताते चले कि भारत ने अभी तटस्थ रुख अपना रखा है, क्योंकि इस मुद्दे से प्रत्यक्ष रूप से भारत का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, भारत अपनी विदेशी नीति में एक चीन नीति का समर्थन करता है, परंतु विद्वानों का मानना है कि लंबे समय तक भारत का नजरिया यही नहीं रहने वाला है, क्योंकि लगातार विश्व मानचित्र पर ताइवान का राजनीतिक नक्शा साफ उभरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही सॉफ्टवेयर तकनीकी में ताइवान के पास अपार संभावनाएं हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर के निर्माण में प्रमुख स्थान रखता है और भारत से व्यापार करने का विशेष इच्छुक भी है। दूसरी तरफ ताइवान के लिए ये बेहतर सहयोग है कि भारत में 5G तकनीकी का आगमन हो रहा है और वहीं पर चीनी कंपनियों का आम जनमानस द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में भारत ताइवान के बीच आर्थिक संबंधों के साथ ही साथ राजनीतिक रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। दूसरी ओर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से एशिया में भू राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाएं विकसित हुई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन ने दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करके उसे अपना प्रमुख सामरिक स्थल बना लिया है। फिलीपींस एवं वियतनाम का कहना है कि चीन ने उनकी भूमि पर कब्जा कर रखा है। फिलीपींस एवं वियतनाम को इस मुद्दे पर कई देशों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें भारत भी शामिल है। यहाँ इस बात की पूरी संभावना है कि भारत अगर फिलीपींस, वियतनाम और चौथे भागीदार के रूप में ताइवान के साथ गठजोड़ करे तो दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन को अलग थलग किया जा सकता है। साथ ही आसियान देशों में भारत की भूमिका और भी बढ़ सकती है।
क्योंकि फिलीपींस एवं वियतनाम दोनों ही आसियान संगठन के सदस्य देश हैं, जिससे निश्चित तौर पर अन्य आसियान देशों का भी भारत के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ताइवान को विश्व राजनीति के पटल पर एक नई राजनीति पहचान प्राप्त हो सकती है, साथ ही उसकी क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का संरक्षण हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने सीमा मुद्दों पर चीन की आक्रामक नीति को कमजोर कर सकता है और अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार समझौता हेतु बाध्य कर सकता है। दीर्घकालिक रूप में भारत के पास श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों में भी चीन के प्रभुत्व को कमजोर करके अपने प्रभाव एवं सहयोग को बढ़ाने का अवसर होगा। अब यहाँ एक और मुद्दा यह है कि इस विवाद में अन्य देशों के लिए क्या सीख है। एक बड़े कैनवास पर देखा जाए तो तात्कालिक विवाद ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ कोरिया जैसे देशों को सोचने पर मजबूर किया है कि चीन का एकमात्र उद्देश्य विस्तारवादी नीति है, चाहे वह धन से हो या बल से। जिस प्रकार से चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी ने श्रीलंका को आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर खोखला कर दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों को साफ संकेत है कि चीन के साथ आर्थिक संबंधों का दोबारा विश्लेषण किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में चीन को लेकर पहले से ही राजनीतिक विरोध जारी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जापान और साउथ कोरिया चीन के आक्रमणकारी रवैये के खिलाफ तो हैं, पर जरूरत इस बात की है कि ये अन्य देशों के साथ सामूहिक रूप से चीन के विस्तारवादी नीति का विरोध करें। यहाँ इस बात को सारे एशियाई देशों को समझना पड़ेगा कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। चीन और अमेरिका दोनों ही विश्व महाशक्ति बनने की होड़ लगाए बैठे हैं। ऐसे में जरूरी है कि एशियाई देश स्वयं अपनी संप्रभुता एवं लोकतंत्र के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास करें। इस एपिसोड में इतना ही। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वर्तमान चीन ताइवान विवाद ने किस तरह एशियाई राजनीति को प्रभावित किया है, व्याख्या करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में किसी नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। लेकिन तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमें बताइए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। नमस्कार।